सकते हैं। ये एक अच्छे विधायक को भी इन योजनाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए और वो अपने यहाँ एलोकेटेड बजट का क्या हिस्सा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर कैसे ले जाएं, ये काम जब तक वो सजग नहीं होंगे केंद्रीय योजनाओं के बारे में तब तक वहां वो पहुंच नहीं सकता। ये आपको एक चीज और मैं आप अर्ज करूं, कभी आपने सोचा है, इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में वर्णन है और इसमें सिफारिश की गई है कि सरकारें गेटिंग आउट ऑफ द वे की एडमिनिस्ट्रेटिव फिलॉसफी अपनाएं, यानी राज्य भी उद्यम और नागरिकों को कंप्लायंस बर्डन से राहत दें, पुराने बने कानूनों के एक बार फिर से जांचें, उनकी जरूरत को परखें या उन्हें निरस्त करें या फिर व्यवसाय व्यापार को सरल बनाने के लिए उनमें सुधार करें। औसतन हर साल विधानसभाएं 550 से अधिक कानून बनाती हैं। 2014 के बाद देश में लगभग 2000 कानूनों को संसद ने निरस्त किया। ये बड़ा काम हुआ है। ये वो कानून है जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई थी। हमें राज्यों के बारे में भी ये सोचना चाहिए कि अपने यहां हमने कितने पुराने कानूनों को निरस्त किया, क्यों हम सिर्फ नया कानून बनाते जा रहे हैं। पुराने कानून बंधन के रूप में किस रूप में आज उपयोगी है नहीं है, उनको आप नहीं हटाएंगे तो ये दायित्व किसका है? ये दायित्व भी हमारा है। इसलिए कानूनों का समय समय पर रिव्यू करना यह हमारा दायित्व है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जनवरी 25 में टिप्पणी इस पर की है। मैं उस टिप्पणी सुना देना चाहता हूं आपको। While hearing a matter on an election petition, Justice Suryakant, presiding over two-judge bench in the Supreme Court, said, "For every law there should be a legislative review." I quote, "For every law there should be a legislative review. Reviews should not only be confined to judicial reviews. There should be legislative reviews of laws from time to time. You may have it every 20 years, 25 years और 50 years." ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। मैं तो आपसे कहूंगा, अर्ज करूंगा कि दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, उसमें ये हर 3-4 वर्षों में हमें बैठ करके इसकी समीक्षा करनी चाहिए। ओवरलैपिंग कानून, पुराने कानून अक्सर लोकल बिजनेस और लोगों के लिए चुनौती पैदा करते हैं। विधायक के रूप में आपके पास ऐसे मुद्दों को सरकार के ध्यान में लाने के लिए मंच और अवसर दोनों है। मसलन आपको बताऊं, जब मैं संसद में आया तो सड़क दुर्घटनाओं पर सारे पक्ष विपक्ष के लोग रोज हम सवाल उठाते थे। जब मैं गहराई में गया तो पता चला कि ये कानून में बदलाव हुए काफी वर्ष हो गए हैं। यानी देश में उदारीकरण हो गया। आपके लगभग 90 के बाद बड़ी मात्रा में गाड़ियां सड़कों पर आ गई। सड़कें पुराने कानून रह गए। आपके एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ा। 2015 में सरकार उसके बदलाव के लिए कानून लाई। कानून बहुत बाद में पास हो पाया, वो एक अलग प्रसंग है। 15 में सरकार ने पेश किया था, 19 में पारित हुआ। लेकिन आज हालत क्या है? आज कहा जाता है दुनिया में सबसे अधिक एक्सीडेंट्स यूथ का लेकर बाकी चीजें हमारे यहां हो रही हैं। अगर हम ये एक्सीडेंट्स से रोक दें तो एक अनुमान है कि 2038 तक हमारी जीडीपी में लगभग 14% ऐसा माना जाता है। आकलन है कि 38 तक अगर रोड एक्सीडेंट्स को हम आधा करने में सफल रहे तो भारत की जीडीपी में संभावित रूप से 14% बढ़ोतरी हो सकती है। अंततः ये हमारे लोगों को सड़क दुर्घटना न हो, और खासतौर से यूथ्स बहुत उसके शिकार हो रहे हैं। ये दायित्व तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में हमें भी करना है केंद्र के साथ साथ। तो हम अपनी भूमिका को प्राइमरी रूप से यही सारे अर्थशास्त्री आज कर रहे हैं और देश को टॉप इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं। ये कोई मैं नहीं कर रहा। इसलिए राज्य स्तर पर भी कई कानून हैं जिनको समय के अनुरूप बनाना जरूरी है। उदाहरण के लिए दशकों तक भारत का ग्राउंड वाटर लेजिस्लेशन, इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 जैसे कॉलोनियल एरा के फ्रेमवर्क द्वारा संचालित था। अनेक कानून अंग्रेजों के राज के दौरान बने, वो आज तक चल रहे थे। 14 के बाद बहुत सारी चीजें बदली, इंक्लूडिंग भारतीय दंड संहिता। उसी तरह से ये ग्राउंड वाटर लेजिस्लेशन इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 का था, कॉलोनियल एरा के फ्रेमवर्क द्वारा चल रहा था। नेशनल वाटर पॉलिसी ने पहली बार 70 में स्टेट्स को अडॉप्ट करने के लिए एक मॉडल बिल की रिकमेंडेशन किया। इस मॉडल बिल को 2005, 11, 16 में प्रकाशित बिल के साथ कई बार अपडेट किया गया। इस मॉडल बिल में ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए एक स्टेट अथॉरिटी बनाने की बात की गई थी, लेकिन कई राज्यों ने समय पर कानून पारित नहीं किया। हाल के वर्षों में कुछ राज्यों में ग्राउंड वाटर डिप्रेशन के मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है और कई कदम उठाए गए हैं। भारत दुनिया के उन 17 देशों में शामिल है जो पानी की कमी से हम जूझ रहे हैं। 2023 में जन संसद
जन विश्वास विधेयक संसद ने पारित किया। इसमें कई पुराने कानूनों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया जो बिजनेस के लिए बड़ी चुनौती थी। इसके द्वारा व्यक्तियों और व्यवसायों पर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को आसान बनाने और कुछ प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए 42 एक्ट्स में अमेंडमेंट किए गए। इस अमेंडमेंट के माध्यम से लगभग 182 क्रिमिनल ऑफेंसेस को हटाया गया। मोटर व्हीकल के मामले की तरह इस विधेयक में प्रावधान है कि लिस्टेड स्पेसिफाइड एक्ट्स के लिए फाइन्स या पेनाल्टीज को हर 3 साल में 10% तक रिवाइज किया जाएगा। इस तरह से इस बजट में जन विश्वास बिल 2 लाने की घोषणा हुई है। इसमें भी पुराने विभिन्न कानूनों के तहत 100 अन्य प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। इस तरह राज्यों में प्रगतिशील कानून बनाने के लिए हमें तेजी से काम करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं पर मैं वो गए बगैर 2 बातें और आपसे अर्ज करना चाहूंगा। आने वाले मुद्दों पर सोचना भी हमारा ही फर्ज है। क्या चुनौतियां हैं? क्लाइमेट चेंज का बड़ा मुद्दा आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज का बहुत तेजी से इश्यू आपके सामने आ रहा है। टेक्नोलॉजी चीजों को, हमारे जीवन को बदल रही है, उसके अनुसार हम कैसे काम करें यह हमें सोचना पड़ेगा। भारत सरकार ने इसमें बहुत पहल की। डिजिटल कनेक्टिविटी के कारण युवा कारीगर, बुनकर विभिन्न बाजारों से जुड़ने में कामयाब हुए हैं। भारत के भीतर राज्य अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचते हैं। इस तरह के विकास धीरे धीरे लेकिन लगातार हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के प्रभाव में हम सोचते हैं तो कुछ चीजें दिमाग में आती हैं। आप याद करें, सबसे पहले एक समय था जब कहा जाता था कि लाभार्थियों तक जो पैसा हम केंद्र से भेजते हैं उसका सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे बीच से चले जाते हैं। आज वो स्थिति नहीं रही। आधार इनेबल्ड सर्विसेज के विस्तार से इसमें व्यापक सुधार हुआ। केंद्र सरकार ने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और सर्विसेज तक ऑनलाइन एक्सेस देने के लिए एक मोबाइल ऐप उमंग भी लॉन्च किया है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी हम विधायक या जो भी जनप्रतिनिधित्व का दायित्व जिन पर है, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसे विकास का लाभ हर आदमी तक पहुंचे। राज्य विधानसभा और संसद के कामकाज के तरीके में हाल के वर्षों में बहुत बदलाव आया है। आपने देखा, आपको भी कंप्यूटर और बाकी चीजें कैसे फ्रेंडली होना पड़ेगा। हमारे यहाँ पेपरलेस संसद में कम से कम काम हो रहा है, ये हम देखें। हमें समय के साथ चलना होगा। अंत में एक अवसर और जिसमें आपको अपनी जगह तलाशनी चाहिए कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे यहाँ कम लोगों ने ध्यान दिया है कि दुनिया की आर्थिक तकदीर कैसे बदल रही है और भारत में भी कैसे बदल रही है। इकोनॉमिस्ट दुनिया के उन मशहूर पत्रिकाओं में मानी जाती है जो दुनिया में विचार बनाने का काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये वो सारी पत्रिकाएं हैं पश्चिम की जो भारत के खिलाफ एक अपने कारणों से सोचती हैं और काम करती हैं। पर उस पत्रिका ने भी 7 नवंबर 24 में भारत में लिखा कि किस तरह से स्टार्टअप का रिवॉल्यूशन आ रहा है। हमें अपने राज्य में उसमें आपकी हिस्सेदारी क्या हो या आप की सरकार, आपके विधायकों को अपनी जगह तय करनी पड़ेगी, इसकी नीति बनानी पड़ेगी। ये कहते हैं 5 साल में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स 2 गुने होंगे। 5 करोड़ नई नौकरियां इससे आने वाली हैं। अंततः इस नई टेक्नोलॉजी में जो अवसर आने वाले हैं उनके लिए अगर आप तैयार नहीं होंगे तो आप हरियाणा कैसे और आगे बढ़े, इसके लिए मुकम्मल ढंग से योजना शायद आपकी न बन पाए। 2025 में ये आप देखेंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिस्ट इस खबर को एक और अखबार ने छापा था पूरा 25 नवंबर को, उसको जरूर पढ़िए भास्कर ने। 2025 में देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक अहम मोड़ पर है। बीते वर्ष रिकॉर्ड आईपीओ और फंडिंग इसने देखी। 993 सौदों से करीब 1 लाख करोड़ रुपए इन लोगों ने जुटाए। इनोवेन द्वारा जारी इंडिया स्टार्टअप आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 24 में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने बाजार से $12 बिलियन जुटाए। 2025 में और अधिक संख्या में भारतीय स्टार्टअप आईपीओ लेकर आने वाले हैं। हुरन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक आगामी वर्षों में भविष्य के 152 यूनिकॉर्न 31 शहरों में होंगे। 5 साल में इनकी संख्या 2 गुनी होगी। मार्केट रिसर्च एजेंसी मैकेंजी की रिपोर्ट, जो बहुत प्रतिष्ठित दुनिया की एजेंसी है, 2030 तक भारतीय स्टार्टअप 5 करोड़ से ज्यादा रोजगार जोड़ सकते हैं। इनमें इकोनॉमी में करीब 87 लाख करोड़ रुपए जोड़ने की क्षमता है, तब भारतीय इकोनॉमी $7 ट्रिलियन की होगी। 5 करोड़ नई नौकरियों में से 40-50 लाख सीधे स्टार्टअप से जुड़ी होंगी, 90 लाख से 1 करोड़ गिग वर्कर्स की होंगी, बाकी 3.5 करोड़ से 4 करोड़ नौकरियां प्रत्यक्ष रूप से जनरेट होंगी। यानी बीते दशक में कुल पैदा हुई नौकरियों में 20% स्टार्टअप से निकली हैं।
आज भारत में हर घंटे एक स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है। 118 यूनिकॉर्न की कुल वैल्यू 33 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। 2015 में ये स्टार्टअप्स कुल 450 थे। ये दिल्ली, बेंगलोर जैसे महानगरों में सीमित थे। अब देश के 806 जिलों में से 779 में 1.5 से मिला के स्टार्टअप हैं। 50% से ज्यादा टीयर 2 और 4 शहरों में। टीयर 2 आप जानते हैं, जो टीयर 2 और 4 के शहर हैं, यानी मुख्य शहरों को छोड़कर जो उनसे कम जिनकी आर्थिक क्षमता है वो वाले शहर हैं, वहां भी अब ये स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। ये स्टार्टअप का अवसर है जहां हर 10 वर्षों के दौरान, गुजरे 10 वर्षों में हर घंटे के स्टार्टअप लॉन्च हुआ आपका। आज महिलाओं के नेतृत्व वाले 20 स्टार्टअप जल्दी ही यूनिकॉर्न होने वाले। यूनिकॉर्न यानी उसमें 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी आएगी। और ये स्टार्टअप अपने कर्मचारियों को करोड़पति बना रहे हैं। बहुत स्पीकर से मैं वो नहीं देना चाहता आपको, ये सब भारत में हो रहा है। इसमें हमारा राज्य कहाँ हो, हम कैसे आगे बढ़ें, ये जरूर हमें देखना चाहिए। यह स्टार्टअप कल्चर देश को आने वाले समय में बदलेगा। और आप जानते हैं ये सारे स्टार्टअप में हमारे देश के IIT से निकले लड़के, हमारे देश के बच्चे, ये सब हमारे देश के लोगों के द्वारा हो रहा है, नौजवानों के द्वारा हो रहा है। और हरियाणा तो एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि केंद्र सरकार के प्राथमिकता क्षेत्र में है। इनोवेशन और एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को केंद्र बढ़ावा दे रहा है। कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप्स की अपार संभावनाएं हुए। 2019-20 में महज 108 कृषि स्टार्टअप थे। 4 सालों में यह संख्या बढ़कर लगभग 500 हो गई है। इसमें हरियाणा कहाँ है, कैसे और आगे बढ़े, ये हमें देखना पड़ेगा। और इसकी तैयारी, इसके बहस का मंच, इसके लिए अनुरूप कानून बनाने की जगह सबसे उपयोगी, सबसे सार्थक तो हमारी विधानसभा ही है, क्योंकि विधानसभा ही राज्य की प्रगति की नियति लिख सकती है। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अपना विचार रखने का अवसर दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभारी। और मैं खासतौर से आपके विधानसभा अध्यक्ष जी का और आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि यहाँ आकर मुझे उन्होंने अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपका हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। लोकतंत्र की पहचान है संवाद, सहमति और समर्पण। जहां प्रश्न होते हैं वहीं उत्तर भी मिलते हैं। ज्ञान से बढ़कर कोई शक्ति नहीं और संवाद से बढ़कर कोई समाधान नहीं। अब मेरा सादर अनुरोध माननीय हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण जी से कि मान्यवर आप इस सफल आयोजन के बाद धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। हरियाणा की 15वीं विधानसभा के माननीय सदस्यगणों के लिए आयोजित किया गया ये प्रबोधन कार्यक्रम, इसके समापन सत्र में मंचासीन बहुत ही आदरणीय राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन आदरणीय हरिवंश जी,